हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लेक्चर नंबर 5 की। जहां पर हम डिस्कस करेंगे भाई कुछ अच्छे अच्छे यानी एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स की। किसके ऊपर? जो भी हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस हम एडवांस न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। अब तक बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के ऊपर हमने 4 से 5 लेक्चर लाए होंगे, जहां पर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल्स, एडवांस न्यूमेरिकल, उसके बाद हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट कवर किया। फिर हमने उसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगाए बेसिक लेवल के, और आज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पर एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। तो पिछले लेक्चर से ही इंटरकनेक्टेड है ये टॉपिक, तो पढ़ लेना एक बार तब आना। और अभी हम शुरू करेंगे भाई एडवांस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 35, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट उसका है लेक्चर नंबर 6। चलिए शुरू करते हैं भाई, एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर। देखो बच्चों, जो एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर होंगे उसको बताने के लिए पहले कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास n सेल्स दिए गए हैं और उन n सेल्स में हर एक सेल का ईएमएफ E है और उन सभी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस R है। मतलब कि हम मान लेते हैं लेट, ठीक है, हमने क्या किया, मान लिया कि लेट देयर आर n सेल्स, कि भैया यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास n सेल्स है, ठीक है। लेट देयर आर n सेल्स, ठीक है, ठीक है। और हर एक सेल्स में, ठीक है, जितने भी n सेल्स हैं उन सभी सेल्स का जो ईएमएफ है, ठीक है, ईच सेल्स हैविंग ईएमएफ ई, यानी कि हर एक सेल का, ठीक है, ईच सेल हैविंग ईएमएफ यानी हर एक सेल का जो ईएमएफ है इज, ठीक है, इस ई, हमने हर एक सेल का ईएमएफ ई मान लिया और हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमने स्मॉल आर मान लिया, ठीक है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, और सभी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है भाई उसको हमने मान लिया कितना, जितना भी हमारे सेल्स होंगे उन सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल आर है भाई, ठीक है। इसको हमने मान लिया स्मॉल आर। अब डायग्राम बना लेते हैं। और ये किसकी बात हो रही है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की। लिख देते हैं, नहीं कहोगे भाई ये किसकी, यहाँ पर कॉमन लिख लेते हैं। ये जितने भी बातें हो रही हैं ये हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बातें हो रही हैं, ठीक है। पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। किसकी बात हो रही है भाई? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक, समझ गए इतना? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो भाई अब यहां पर हम एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये तो समझ की सब मिटा ही नहीं जाएगा कि बस समझ तो गए, ऐसा कर रहने दो। आगे देखो, अब हम पैरेलल कंबाइन करते हैं कई सारे सेल्स को, n नंबर ऑफ सेल्स को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आती हैं, ऐसे जाती हैं, टिंग टिचिंग टिचिंग, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस को टिंग 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 टिंग, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पर आओ, ठीक है, फिर ऐसे यहाँ पर आओ, फिर कोई एक सेल ले लो, उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ मान लो, कुछ क्या बताते हैं क्या मानना है। क्या लिखे हो? हर एक सेल्स का ईएमएफ कितना है, हर एक सेल का ईएमएफ हम ई मानेंगे और हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर मानेंगे। ऐसे ही करते करते हम कहाँ पहुंच जाएंगे? एन सेल्स तक। टिचिक 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 टिंग, फिर ऐसे आओ, ठीक है, फिर ऐसे आओ, ये लो, ठीक है। और ऐसे ही हम एन सेल्स तक चले जाते हैं। एन मतलब कुछ भी इंटीजर नंबर ले लो भाई, एन तक गए हैं, बस ऐसे कह रहे हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ऐसे हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं एन नंबर्स तक, ठीक है। टिचिक 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 टिंग टिंग टिंग, डू 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 डू, ठीक है। ऐसे ऐसे ही हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चला चल, ऐसे एन नंबर्स तक, ठीक है। एन सेल्स तक हम ऐसे जोड़कर पैरेलल में जाते हैं। सबका ईएमएफ ई है, सबका मालिक एक है, कौन है वो, स्मॉल है, ठीक है। तो ये आर है और ऐसे हम
n सेल्स तक हम लेते हुए चले गए कि भाई n नंबर ऑफ सेल्स हैं, सबका EMF E है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो बच्चों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि इस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट EMF होती है इस पूरे सेल की, उसको हम निकालेंगे, क्या होगा। अच्छा, फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था कि अगर पैरेलली कंबाइन दिख गए कई सारे सेल्स, अगर हमारे पैरेलल में कंबाइन हैं, तो वहां पर हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि जो भी हमारा इक्विवेलेंट EMF होता है वो क्या होता है, E1/R1। ठीक है, मतलब पहले सेल का EMF, फिर दूसरे सेल का EMF, फिर तीसरे सेल का EMF, ऐसे करते 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 यहाँ तो n सेल्स है तो यहाँ पर n तक जाओगे। ठीक है, यानी n सेल्स का EMF। ठीक है, अपॉन में क्या होता था 1/R1, पहले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ तो n सेल्स हैं तो n सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस n तक जाएगा, तो भाई इसको करते करते तुम n मान लो। ठीक है, इसको इरेज करते हैं क्या, n तक गए, वो समझ तो आ गया होगा ना, यहाँ पर लिख लो n तुम। ठीक है, ऐसे ऐसे। अब एक यहाँ ध्यान से कहानी देखो कि भाई अगर एक सेल का EMF E है, ठीक है, सबका, अगर सबका E है, कहने का मतलब सभी सेल्स का EMF E है, तो n नंबर ऑफ सेल्स का EMF कितना होगा, n इंटू ई। सीधी सी बात है। मतलब भाई अगर यहाँ कोई एक 5 वोल्ट की बैटरी हो और अगर तुम n तक चले जाओ, जाते जाओ n नंबर तक, तो n सेल्स की जो EMF होगी वो कितनी होगी। सीधी सी बात है कि एक सेल का EMF उठाओ 5, सबका 5 माने हो, सबका 5, तो 5 इंटू n, यही तो आएगा इक्विवेलेंट EMF। तो वही कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर भी लगाना है। अगर एक सेल का EMF तुम्हारा E1/R1 प्लस E2/R2, तो सीधी बात है n से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो कितना हो जाएगा n। और यहाँ पर E1 की वैल्यू भी E है, E2 की वैल्यू भी E है, तो यहाँ तुम सीधा लिख सकते हो क्या, E, और यहाँ पर भी E, क्योंकि भाई E1 E2 बराबर है, E1 E2 बराबर हैं तभी तो ये किए हो। ठीक है, तो भाई तुम्हारा इक्विवेलेंट EMF क्या हो गया, ऊपर तुम क्या लिख सकते हो, n इंटू ई अपॉन। अब एक चीज और देखो, पहले सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस R है, दूसरे सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो यहां सीधा क्या कर दोगे, R लगा दो, यहां पर भी R लगा दो, तो n e अपॉन R, खत्म बात। फिर अपॉन में आओ, R1 भी R, R2 भी R, R3, चलो सब आ रही है एक तरीके से। ठीक है, R3 लिखे ही नहीं हो तुम, और ये भी R ही हो जाएगा। अब अगर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हारा R है, अगर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1/R है, तो पूरे का कितना हो जाएगा, n/R, n/R ही तो होगा, मल्टीप्लाई कर लो उसी को, बेसिक कॉन्सेप्ट n/R। अब इसको कैसे लिख सकते हो, ne इंटू इस R को ऊपर ले आओ तो ne इंटू R, और इस R को यही रहने दो और इस n को यहां लेकर आओगे। अब क्या होगा, R से R मर गया, n से n मर गया। ठीक है, कहानी क्या बची, E, यानी कि जो भी हमारा, मैं लिखना भूल गया सॉरी, जो भी हमारा इक्विवेलेंट EMF आता है किस कंडीशन में, जब भी हमारे कई सारे, मान लो n नंबर ऑफ सेल्स, हमने n माना है, कुछ नंबर भी ले सकते हो, अगर n सेल्स मतलब कुछ नंबर ऑफ सेल्स गिवन है और सबका अगर EMF सेम हो, E, सबका EMF अगर सेम हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट EMF तुम्हारा कभी भी, ये मत सोचो कि जितने नंबर ऑफ सेल लिए हो उससे मल्टीप्लाई करके बढ़ जाओगे, नहीं, कितने भी नंबर ऑफ सेल्स ले लो, कितने भी नंबर ऑफ सेल्स ले लो, अगर तुमने भाई सबका पोटेंशियल सेम कर दिया हर एक सेल का, तो वहां पर इक्विवेलेंट पोटेंशियल हमेशा एक EMF के ही बराबर आ जाती है। मतलब पहले सेल का, क्या बोल रहे हो, कहने का मतलब, रुको बताते हैं, इसको नोट करो इसका पता कर लिए, चल भाई, ये यहां पर क्या बचेगा, खाली E, चलो नोट कर लिए, चलो। यानी कहने का मतलब जो हमारा इक्विवेलेंट EMF आया वो E ही के बराबर आया। कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता था बच्चे कि मान लो अगर तुम यहाँ पर 5 वोल्ट की बैटरी लिए, टिंग टिंग टिंग, फिर ऐसे आया, फिर एक 5 वोल्ट की बैटरी लो, टिंग 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 टिंग, फिर एक 5 वोल्ट की बैटरी ले आओ, टिंग 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 टिंग। हाँ, कंडीशन ये है कि अगर 5 वोल्ट की बैटरी तुमने ली है तो हर एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम लो, मान लो पहला आ तो दूसरा भी आ और तीसरा भी आ लो। तो यहां पर अगर तुम्हारे 3 सेल्स हैं जहां पर एक सेल की पोटेंशियल 5 वोल्ट है, ठीक है,
तो अगर तुम इन तीनों सेल्स की पोटेंशियल को निकालना चाहो तो तुम अगर ये सोचो कि 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट इज इक्वल टू 15 वोल्ट, तो नहीं होगा। हमने भी प्रूफ किया इक्विवेलेंट ईएमएफ कितनी आती है, 5 वोल्ट ही आएगी। जो भी हमारी इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगी वो 5 वोल्ट के बराबर ही आएगी। अगर मान लो तुम्हारा ये E1 है, ठीक है, ये तुम्हारा E2 है, ये वाला 5 वोल्ट, ये तुम्हारा E3 है, ये 5 वोल्ट, तो ऐसा मत सोचो कि E1 प्लस E2 प्लस E3 करोगे तो 15 वोल्ट आ जाएगा, ना बाबा ना। तुम्हारा इक्विवेलेंट हमेशा पहले सेल की पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा। लेकिन किस कंडीशन में, जब जितने भी नंबर ऑफ सेल्स दिए हों सबका पोटेंशियल अगर सेम रहेगा तभी ये कहानी बन करके आती है। तो प्यार से इस कंसेप्ट को नोट करो बच्चे कि इक्विवेलेंट ईएमएफ तुम्हारा ई के बराबर ही आ जाता है, ठीक है। मतलब E1 E2 E3 अगर सेम होंगे तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ तुम्हारा कुछ इस तरीके से निकल के आता है, ठीक है। घटता बढ़ता कुछ नहीं, सेम का सेम रह जाता है इक्विवेलेंट ईएमएफ। नोट करो। अब इंटरनल रेजिस्टेंस देखते हैं, ठीक है। चलो एग्जांपल से समझ आ गया। चलो अब भाई अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ तो ई आ गया, अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस देखेंगे, सॉरी हाँ। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीधी सी बात है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब भाई यहां पर देखोगे तुम्हारा R1 भी आ रहा है, R2 भी आ रहा है, R3 भी आ रहा है, और जितने नंबर तक जाओगे n तक जाओगे सबका सेम रहेगा। तो R यहाँ क्या लिख सकते हो, 1/R इक्विवेलेंट तुम लिख सकते हो क्या, n तक गए हो, ठीक है। कितना दूर गया भाई, n तक ही तो गए हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट तो कितना हो जाएगा, n/R, n से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, सीधी सी बात है, तो n/R। अब क्या करोगे, r को उधर ले जाओ और n इंटू आर इक्विवेलेंट करो। तो भाई अब क्या करो, आर इक्विवेलेंट को इधर ले आओ, इसको इधर, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी आर इक्विवेलेंट तुम इधर ही रहने दो, आर इक्विवेलेंट को इधर ही रहने दो, एन को इधर लाओ, तो आर अपॉन एन, ये आएगा तुम्हारा आर इक्विवेलेंट। मतलब कि अगर तुम्हारे पास कई सारे सेल्स दिए गए हों और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम दे दे, तो वहां पर तुम्हारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, R/N। एन यहाँ पर क्या है कि कितने नंबर ऑफ सेल्स या कितने नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस दिए गए हैं। देखो एग्जांपल के लिए पहले इसको हटाते हैं, ठीक है। समझ गए कि नहीं, समझ गए थे ना, निकाला। अच्छा तुमने देखा कि नहीं मैंने कैसे किया, फिर से लिख देता हूँ। देखो 1/R इक्विवेलेंट कैसा हो गया था, n तक गए हो तो n क्या हो जाएगा, हाँ हाँ n बाई क्या करोगे तुम, वैसे लिख तो दिया था मैंने ना शायद, तो निकल के क्या आया था, निकल के हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस सीधा लिख देते हैं, क्या आया था, आर इक्विवेलेंट तुम्हारा आया था भाई R अपॉन n, यही आया था ना, कि एक का इंटरनल रेजिस्टेंस उठाओ और बाकी सब में तुम इसको लगा दो, तो आर इक्विवेलेंट कितना आता है, R/N इस कंडीशन में, ठीक है। अब इसको प्रूफ को कर लेते हैं, कैसे हमने किया कि भाई यहाँ मान लो कुछ सेल है, फिर यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस R, फिर ऐसे आओ, फिर यहाँ पर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस ले लो, फिर ऐसे आओ, फिर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस ले लो, और मान लो ये है 2 वोल्ट, ये भी है 2 वोल्ट, देखो दोनों सेम होना चाहिए, और मान लो ये है 3 ओमेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी 3 ओमेगा, ये भी 3 ओमेगा। तो यहाँ पर अभी हमने आर इक्विवेलेंट क्या प्रूफ किया था, हमने निकाला था कि हमारा जो आर इक्विवेलेंट आता है, ये दो हमने कॉन्सेप्ट निकाले। आर इक्विवेलेंट हमारा क्या आता है, R अपॉन एन, जहां पर n हमारा क्या है, n हमारा यहाँ पर मान सकते हो नंबर ऑफ सेल या फिर नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस मान सकते हो यहाँ पर, तो तुम कि कितने नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर भाई कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो, यहाँ आर इक्विवेलेंट कितना आएगा इसके थ्रू, अगर सब के सब इंटरनल रेजिस्टेंस सेम दिए गए हों तो R अपॉन एन होता है। यहाँ पर सब R1 भी R के बराबर, इसको भी R मान लो, इसको भी R मान लो, इसको भी R मान लो, भाई तीनों का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या है, 3 ही है, अपॉन n, n क्या है, n यहाँ पर हो जाता है कितने नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस दिए गए हैं, उसको गिन लो कितने दिए गए हैं, 1 2 3, तो n की वैल्यू भी तुम्हारी 3 हो गई, कट कर ये आ गया 1। हालांकि 2 सेल होता तो 2/3 होता, लेकिन यहाँ 3 सेल थे, तो इस तरीके से हमने R को उठाया और नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस कितने थे, 1 2 3, तो n यहाँ n की वैल्यू यही होती है। समझ में आया n क्या होता है, कि कितने नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंसेस गिवन है,
1 2 3 3 गिवन है तो नीचे 3, और अगर हर एक इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम हो तो उसको हम R मान करके उसकी वैल्यू ऊपर पुट करते हैं। तो यहाँ क्या है, 3 ये भी है, 3 ये भी है, 3 ये भी, तो ऊपर 3 पुट कर दिया। मान लो यहाँ 2 ही नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, यहाँ पर 2 ही नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, तब क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस तुमने देखा 2 है, एक सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस कितने नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस कितने गिवन है, 1 2, तो यहाँ तुम क्या पुट कर देते 2, और हर एक इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, तो ऊपर 3 पुट कर दिए, तो 3/2। तो भाई ये एक थे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे। अब इस पे 1 2 न्यूमेरिकल लगा लेते, नोट करो, 1 2 3 4, टिंग 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 जय जयकार। चलो भाई नोट कर लिए, चलो भाई साहब ये था हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। क्या निकल कर आया, अंत में हमने यही पाया। किस कंडीशन में होगा ऐसा, हमने ऊपर लिखा है कि जब हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और हर एक सेल का ईएमएफ की वैल्यू सेम हो जाए तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ई निकल के आती है, और आर इक्विवेलेंट हमारा क्या निकल के आता है, R/N निकल कर आता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में। ठीक है, अच्छा हमने एक सवाल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर आया हम, ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने ले लिया भाई 6 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, फिर यहां पर हम गए, यहां पर हमने जो है 3 ओमेगा का इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया। फिर यहां पर हम आए, फिर हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी ले ली। फिर हम यहां पर इसको 2 मान लेते हैं, 2 ओमेगा का इंटरनल रेजिस्टेंस, यहां पर भी 2 ओमेगा का इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर हम यहां से कनेक्ट करके एक हम और नया सेल लाते हैं जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 3 वोल्ट, और फिर हम यहां पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 1 ओमेगा। अब हमसे कहा कि भैया बताओ इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा और आर इक्विवेलेंट यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ ही लिया है भाई, इक्विवेलेंट ई। अगर हमने क्या पढ़ा कि अगर हर एक सेल का ईएमएफ सेम हो जाए तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आता है, ई के बराबर। ई क्या है, पहले सेल का ईएमएफ, दूसरे सेल का ईएमएफ, तीसरे सेल का ईएमएफ, सब सेम ही है भाई। तो ये E1, ये हमारा E1 है मान लो, इसको E2 मान लो, इस वाले को। अब भाई E1 E2 को बराबर हो गया, और जब E1 E2 के बराबर हो गया, जब E1 हमारा E2 के बराबर हो गया तो इन दोनों को हम E मान सकते हैं। और हमने पढ़ा ही है कि जब हर एक सेल का ईएमएफ सेम हो जाए तो इक्विवेलेंट ईएमएफ भी वही आता है, किसके बराबर, ई के बराबर आता है। यहां पर ई की वैल्यू क्या है, 6 वोल्ट, सीधी सी बात, 6 वोल्ट सीधा लगा लो। ठीक है, अब डायग्राम कुछ अब और एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालना है। चलो यहां पर भी वही कंसेप्ट, 2 सेल दिए गए हैं और दोनों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, 2 इसका भी 2 इसका भी। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, इस कंडीशन में आर इक्विवेलेंट R/N, जहां पर आर क्या होगा भाई, वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू सब सेम ही है, तो 2 ओमेगा अपॉन में कितने बार रिपीट किया गया वो इंटरनल रेजिस्टेंस, वो है एन, क्या है कितनी बार वो इंटरनल रेजिस्टेंस रिपीट किया गया, 1 बार 2 बार 2 बार, तो 2 ओमेगा अपॉन एन की वैल्यू भी तुम्हारी कितनी है, 2 ही है, तो 2 मर गया, आर इक्विवेलेंट तुम्हारा आ गया 1 ओमेगा। भाई पैरेलल में थे दोनों। ठीक है, और ये हमने 1/R1 + 1/R2 लंबा जाता, उससे अच्छा हमने यही कॉन्सेप्ट लगा दिया R/N। लेकिन ध्यान रखना ये तभी लगेगा जब हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, और ईएमएफ में भी तभी ये लगाओगे जब हर एक सेल का ईएमएफ सेम हो। यहाँ पर सेम था तब हमने ये रूल लगाया। ठीक, अब डायग्राम कैसा बनेगा, ये 6 वोल्ट 6 वोल्ट के ऐसे हो जाएगा, तो ये अब ऐसे बन गया, ये हो गया तुम्हारा भाई 6 वोल्ट। ठीक है, फिर तुम कुछ दूर आए और तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 ओमेगा। अब यहां पर एक और सेल कनेक्ट है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 3 वोल्ट, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कितना है, ये तुम्हारा है 1 ओमेगा। अब अगर ध्यान से देखो 6 वोल्ट और 3 वोल्ट ये अब आपस में सीरीज में है। अब मैंने पीछे 2-3 लेक्चर पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां हमने क्या पढ़ा था कि अगर भाई 2 सेल्स सीरीज में दिख जाए और वहां पर क्या हो, पहले सेल का देखो लंबी और पतली जो टर्मिनल होती है, ये टर्मिनल है दोनों, तो लंबी सी और पतली वाली टर्मिनल पॉजिटिव होती है और छोटी मोटी वाली निगेटिव, लंबी पतली पॉजिटिव छोटी मोटी निगेटिव। तुमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज सीधा पता चल रहा है ना भाई, सेम वायर से जा रहा है,
देखो सीधा सीरीज लग रहा है, सीरीज में ही तो है, ये पैरेलल था, ये यहाँ पर था, ये दूसरे बार में जुड़ा, अलग अलग। समझते हो ना सीरीज पैरेलल कैसे बनाते हैं, बताया है पिछले लेक्चर्स में, समझ लो, ठीक है। अब ये भाई सीरीज में हो गए तो क्या होगा, 6 वोल्ट तुम्हारा, ये 6 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट। हमने क्या पढ़ा था, दो कंडीशन, कि अगर पहले सेल का निगेटिव टर्मिनल, ठीक है, दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, तो वहां पर हम क्या करते थे, एडिशन कर देते थे भाई, ऐड करेंगे। या फिर दूसरे कॉन्सेप्ट समझ लो, दोनों की पोलैरिटी सेम है, ये भी तुम्हारा पहले पॉजिटिव से निगेटिव, ये सेल भी तुम्हारा पॉजिटिव और निगेटिव, ऐसे ऐसे ही समझो। हमने क्या पढ़ा था इस कॉम्बिनेशन में, कि अगर पहले सेल का निगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, यानी अपोजिट चार्ज, अगर पहले सेल का निगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा होगा, तो वहां पर तुम्हारा इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होता था, पहले सेल के ईएमएफ को दूसरे सेल के ईएमएफ में ऐड करते थे। और हमने क्या पढ़ा था, अगर पहले सेल का ईएमएफ दूसरे सेल के ईएमएफ, मतलब पहले सेल का जो सॉरी पहले सेल का जो निगेटिव वाला टर्मिनल है, वो अगर दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, तो वहां पर इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होता था, तो वहां पर इक्विवेलेंट ईएमएफ होता था E1 माइनस E2। लेकिन यहां पर इसका उल्टा है, ये वाला हो रहा है। देखो पहले सेल का निगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। ये पढ़ाया था लेकिन मैंने फिर से बता दिया। बहुत बच्चे होते हैं, सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं, वो फिर से बताओ कैसे कर दिया, तो ठीक है, उनको बताने के लिए तो ये काट दो, ये मत लगाओ, क्योंकि यहाँ तो पहले सेल का निगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ रहा है, यानी यहाँ हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। समझ गए, इसको इरेज करें, अब लिख देते डायरेक्ट। समझे थे कि नहीं भाई, देखो ये निगेटिव था, इस सेल का निगेटिव और इस सेल का पॉजिटिव, यही दोनों तो आपस में जुड़े हैं, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, अब इसको नोट कर लो फटाफट, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, E1 प्लस E2, नोट करो जल्दी भाई, नोट कर लिए, चलो मिटा दें, चल भाई, तो यहाँ वही लगाओ तुम, ई इक्विवेलेंट तुम्हारा क्या होगा, E1 प्लस E2, क्यों होगा बता दिए, अब बार बार ना बुलवाना, क्योंकि पहले सेल का निगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो E1 कितना है 6 वोल्ट, E2 कितना है 3 वोल्ट, यानी तुम्हारा ई इक्विवेलेंट कितना आ गया, ई इक्विवेलेंट तुम्हारा भाई आ गया 9 वोल्ट, ठीक है। अब अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस देखें, ठीक है, ये तो हो गया, इसको इरेज करते हैं, मिटा दें इसे, नहीं सर मत मिटाओ, ठीक है भाई। अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस, सीधी सी बात है भाई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों ही क्या है, सीरीज में है। और सीरीज में हमने इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालना सीखा है, सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकालते थे R1 प्लस R2 करके। यहां पर R1 कितना है 1 ओमेगा, R2 कितना है, ये भी 1 ओमेगा है भाई, यानी हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 ओमेगा। तो भाई से नोट करो, मिटाते हैं तो बताते हैं आंसर क्या है। ओवरऑल आंसर क्या है तुम्हारा, जो तुम्हारा नेट ईएमएफ आया, जो तुम्हारा नेट ईएमएफ आया वो कितना आया, 9 वोल्ट आया, ठीक है। और तुम्हारा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आया वो तुम्हारा 2 ओमेगा आया। यानी लास्टली जाके तुम्हारा डायग्राम कैसा बनेगा पता है, ये सब लिखे ही रहो, 6 प्लस 3 9 वोल्ट हो गया था। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं इस डायग्राम को मिटा सकता हूँ पूरा और एक नया ऐसा डायग्राम बनाऊँ, सब मिटा दूंगी, पक्का से, पक्का नोट कर लिए हो, नोट कर लो, करो, ठीक है। तो भाई देखो अब क्या होगा, जो तुम्हारा सब समझ लिए थे, मैंने डायरेक्ट, अरे यार मिट गया क्या ये, हाँ ये तो कॉन्सेप्ट बताया था ना मैंने, लिखे रहो इसे, क्या ही दिक्कत है। ये तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट था ना, इसको हटाओ। हाँ अब तुम नेट कैसे निकाला, 6 प्लस 3 वोल्ट हो गया था, यानी कि अब तुम्हारा जो नेट डायग्राम बनेगा, न्यू डायग्राम, वो कितना होगा, ये तुम्हारा हो गया 9 वोल्ट और 1 ओमेगा प्लस 1 ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा, ये तुम्हारा डायग्राम नया बनेगा। ये देखो 9 वोल्ट 2 ओमेगा, इतना पहले यहाँ से यहाँ तोड़ा, फिर यहाँ से ये तोड़ा। और तुम ये भी ध्यान रखना भाई, सेल्स में ये टर्मिनल्स की भी कहानी होती है। यहाँ पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल को पहले रखा, निगेटिव को बाद में, क्यों, क्योंकि हमारा जो बड़ा वाला सेल है 6 वाला बड़ा है, क्योंकि 6 जो बड़ा वाला सेल है उसमें पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया फिर निगेटिव। अगर ये बड़ा वाला सेल में पहले निगेटिव होता फिर पॉजिटिव होता, तो यहाँ पर भी हम कैसे करते हैं, ये 9 वोल्ट में पहले निगेटिव लेते फिर पॉजिटिव लेते,
लेकिन यहाँ प्रायोरिटी हम किसको दिए, 6 वोल्ट बड़ा है, और इसका बैटरी में देखो तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया फिर निगेटिव टर्मिनल, तो इसलिए हमने इसको प्रायोरिटी दी। ठीक, इसको देख के दिया प्रायोरिटी। तो भाई ये हमारा आएगा नेट डायग्राम बनकर, कितना आया 9 वोल्ट और 2 ओमेगा। ठीक है, तो भाई ये था आज का एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, देख लो इसे। तो यहां पर बच्चों नोट कर लिए, चलो। हाँ, अब यहां पर बच्चों हमने क्या देखा, ये हमने देख लिया अब तक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के ऊपर 5 से 6 लेक्चर, जहां पर एक लेक्चर में हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के कॉन्सेप्ट, उसके बाद हमने बेसिक न्यूमेरिकल्स देखे सीरीज कॉम्बिनेशन पर, उसके बाद हमने एडवांस न्यूमेरिकल देखे सीरीज कॉम्बिनेशन पर, उसके बाद हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के ऊपर एक कॉन्सेप्ट का टॉपिक लाया, फिर हमने बेसिक न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन पर कराया, और आज हमने एडवांस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के ऊपर कराए। अब इसके बाद आएगा एक मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, 1 से 2 लेक्चर, और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का भी सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, और इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर 6 से 7 लेक्चर और बचेंगे, और इसके बाद हम शुरू करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो भाई, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई ही प्यार है और प्यार ही जिंदगी है। चलो भाई।